यस। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ज्ञानती। यस जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना समय खराब किए। प्रोबेबिलिटी में अभी तक जो भी किया उसमें कोई डाउट? अगेन नंबर्स तो है नहीं आपके पास, अभी तक भी हो क्या रहा है ये है? अभी होगा, बहुत होगा। चलिए, कोई डाउट अभी तक जो भी किया किसी को भी? नहीं, पक्का? प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने बॉल्स पे बात करना स्टार्ट किया था कल, थोड़ी बहुत ऐसी। चलिए वो बातें चलती रहेगी। रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट क्लियर है आप लोगों को? और क्वेश्चंस तो आते ही रहेंगे, खैर वो वाली अलग मुद्दा है। अभी अभी सिर्फ अपन पॉइंट पॉइंट समझ रहे हैं सारे। अब कुछ क्वेश्चंस उठाता हूं मैं आज नोट से, मन से नहीं बना रहा आज। मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। इसकी हार्ड कॉपी आपको प्रिंट मिल जाएगी यहाँ से, और पीडीएफ फाइल भी भेज दी जाएगी आपको, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यस, गुड मॉर्निंग तनिषा। मान लीजिए आपको मैं एक नंबर, पहले मैं बॉल्स पे बात करता हूँ, चलो एक एक आधे नंबर और उस पर करते हैं थोड़े बहुत, फिर जो इसमें आते रहेंगे वो अपन और देखते रहेंगे। मान लीजिए मैं आपको कहता कि एक बैग है। अभी तो बोले वो चार्ज है। हाँ जी, सपोज करो एक बैग है। अपन ने कल लिखा था इसमें 10 ब्लैक 20 वाइट बॉल्स। वो क्वेश्चन तो सिंपल थे कि एक बॉल निकाली ब्लैक होगी वाइट होगी, या फिर दो बॉल्स निकाली दोनों ब्लैक होगी दोनों वाइट होगी, या एक ब्लैक एक वाइट होगी। मान लीजिए मैं आपको ये कहता कि एक और बैग है, दो बैग्स है, बैग 1 और 2। इसमें 5 ब्लैक और 5 या 5 ब्लैक एंड 20 वाइट बॉल्स है। 5 ब्लैक 20 वाइट बॉल्स, ठीक है। बैग 1 बैग 2, एक बॉल निकाली बैग 2 में से, वो व्हाइट कलर की होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? बताओ। देयर आर 2 बैग्स, नंबर ऑफ बॉल बता दी मैंने, दोनों में कलर बता दिया आपको। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बैग 2 में से मैंने एक बॉल निकाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग व्हाइट कलर? हाँ जी, कितना? 20C1/25C1, और यू कैन से 20/25, और सॉल्व करने पे जो भी आता है 4/5। सही है, ये आंसर हो गया। कोई डाउट इसमें किसी को भी? नहीं, श्योर? बिल्कुल सही जवाब है। बैग 1 का कोई रोल ही नहीं है। बैग 2 में से एक बॉल निकाली है, बैग 1 है कितने भी बैग, तो मैंने एक पर्टिकुलर बैग में से बॉल निकाली, आपको उसके लिए प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंडीशन डाल देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको और एक कंडीशन के साथ देता हूँ आपको, कि एक बॉल फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में ट्रांसफर की गई। वन बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू द सेकंड बैग, एंड देयर आफ्टर वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। और क्वेश्चन वही है कि वो व्हाइट कलर की होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? लेकिन अब क्या होगा? अब आप क्या करेंगे कि सेकंड बैग से जो बॉल निकली है, उससे पहले एक बॉल फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में शिफ्ट हुई है। तो अब अपने को स्टार्ट से सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता था, है ना। पहले बैग से एक बॉल गई है पहले, यानी ये जो घटना है, ये इससे पहले ये घटना घट चुकी है। तो इस घटना का इस घटना पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, है ना, इसको अफेक्ट करेगी। अभी कैसे कि पहले बैग से जो बॉल गई सेकंड बैग में, हो सकता है वो ब्लैक कलर की गई हो सकता है वो व्हाइट कलर की गई हो। कंडीशन है, वहां मेरे को दोनों कलर सोचने पड़ेंगे, क्योंकि यहां उसने क्वेश्चन में कलर लिखा नहीं है। उसने तो कलर ये लिखा है कि भैया बाद में जो लास्ट बॉल निकलनी चाहिए फ्रॉम द सेकंड बैग वो व्हाइट होनी चाहिए। वो कलर वो देगा ही देगा 100% आपको। तो अब अपन केसेस बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है, कैसे करेंगे इसको। पहले बैग से दूसरे बैग में एक बॉल गई, सबसे पहले ये काम हुआ, तो इसके लिए सोचूंगा मैं, उसी ऑर्डर में सोचूंगा ऑब्वियसली। तो कौन से कलर की हो सकती है वो?
ब्लैक मान लेते हैं, व्हाइट भी हो सकती है, सबके लिए सोचेंगे तो ब्लैक मान लेते हैं। पहले कोई भी कलर पहले सोच लो, यहाँ पे ऐसा कोई, तो ब्लैक कलर की गई तो क्या हो जाएगी भैया प्रोबेबिलिटी 10c1/30c1। अभी मैं लिख रहा हूँ 10c1, बाद में आप 10/30 भी लिख सकते हो अगर वन बॉल की बात कर रहे हो तो। लेकिन अगर 2 हो गई 3 हो गई तो फिर अपने को वो सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एनसीआर। ठीक है, तो 10c1/30c1 ये गई भैया पहले बैग से दूसरे बैग में बॉल। लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है अभी तक। AND यानी कि मल्टीप्लीकेशन लॉ, यानी आपने अब दूसरे बैग से भी एक बॉल निकाली है ना, भी एंड, ये दोनों काम हुए, बोथ। तो अब दूसरे बैग से जो आपने बॉल निकाली है उसमें कलर में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में लिख रखा है व्हाइट चाहिए। लेकिन आपको नंबर ऑफ बॉल्स में दिमाग लगाना पड़ेगा बस, कि वहां पे नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई। तो वहां पे ब्लैक कितनी बॉल्स हो गई, 6। अभी अभी एक बॉल आई है फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू द सेकंड, तो ब्लैक वहां पे 6 है, व्हाइट 20 है, आपको व्हाइट बॉल निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20c1/26c1। सही है, लेकिन जरूरी थोड़ी है ऐसा ही होता, या और फिर ये या भी आ गया तो ये एडिशन लॉ हो गया। एडिशन लॉ, या जरूरी है कि पहले बैग से ब्लैक ही जाएगी, व्हाइट भी तो जा सकती थी। तो अब ये प्लस मैंने क्यों लगाया है, बिकॉज ऑफ दैट OR और अब मैं कहता हूं कि पहले बैग से व्हाइट कलर की बॉल चली गई, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी। तो आप कहोगे 20c1/2, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है अभी। अभी आपको सेकंड बैग से भी एक बॉल निकालनी है और कलर तो व्हाइट रखना ही है, क्वेश्चन में गिवन है। तो नाउ वी हैव हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स, 21, एंड हाउ मेनी ब्लैक, 5, टोटल 26। आपको व्हाइट निकालनी है, 21c1/26c1। और कोई केस बन सकता है क्या, ये एक केस बना, ये एक केस बना, ये दो केसेस बने, मतलब ऐसे और कोई केस बन सकता है क्या? मुझे नहीं लगता अब और कोई, एक ब्लैक गई एक व्हाइट गई, दैट्स इट, इतनी थी। बस सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है ये, तो कुछ खास नहीं है, इजी। मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोलता अब कि ये एक बैग है, ये एक बैग है, इसमें 5 रेड 7 येलो बॉल्स है, 5 रेड 7 येलो, है ना, बॉल्स चॉकलेट कुछ भी नाम लिख देगा वहां पे, है ना वो, या मार्बल्स जिसको अपन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मार्बल्स को, वो कंचे जो होते हैं जो खेलते हैं ना, मार्बल्स। नाम तो चलो कुछ भी हो सकता है, अपन अभी बॉल्स ही बोल रहे हैं। तो एक बैग में ये है, दूसरे बैग में अपन लिख देते हैं मान लीजिए 6 रेड और 8 येलो बॉल्स। ठीक है, अब जो कंडीशन मैं इसमें दे रहा हूं आप लोगों को वो ये है कि वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू द सेकंड, thereafter one ball is transferred from the second to the first, and then one ball is drawn from the first bag। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये येलो कलर की होगी? अब कंडीशन और डाल दी मैंने इसमें। तो बॉल्स कैसे शिफ्ट हुई है आपको दिख ही रहा है, पहले पहले बैग से दूसरे बैग में एक बॉल, फिर दूसरे से पहले में एक, और फिर आपने अल्टीमेटली पहले बैग से एक बॉल निकाली और वो येलो कलर की होगी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, आप केसेस बना रहे हैं तो बढ़िया बात है, मैं कुछ सेकंड्स वेट कर सकता हूं आपका, सेकंड, नॉट ए मिनट। यस, लास्ट बॉल का कलर तो उसको देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, वरना क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा। यस, जल्दी 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 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बस इधर क्वेश्चन आया और इधर पेन चलना, दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए आपका। डू इट एज फास्ट एज यू कैन। ओके, एक आंसर आया मेरे पास, 7/12। फाइनल आंसर देना है आपको ना, लास्ट आंसर एकदम सॉल्व वॉल्व करने के बाद, इजी कैलकुलेशन है। 7/12 किसी ने लिखा है, चेक करते सही है या गलत है।
तनीषा। ओके, चेक करिए अब यहाँ तक जितना भी हो गया कोई बात नहीं, अभी इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आज आपको। यही था ना 5 7 और 6 8, यही था क्या? ठीक है। चलिए अब एक बार देखिए, आप जितना भी किया आपने वही ऐसे ही सोचा है कि उसके आगे भी आप फिर तो सही कर लेंगे, अगर ये जो मैं कर रहा हूँ वो वहां तक का आपने सही किया है तो। पहले बैग से दूसरे बैग में एक बॉल गई, कौन से कलर की हो सकती है? रेड या येलो। दूसरे से पहले बैग में एक बॉल आई, कौन से कलर की हो सकती है? रेड या येलो। और फिर वापस पहले बैग से जो बॉल निकली वो तो येलो चाहिए, वो अलग मुद्दा है। चलिए अपन मानते हैं कि पहले बैग से जो दूसरे बैग में बॉल गई वो रेड गई, रेड गई फर्स्ट टू सेकंड। तो आपने लिखा होगा 5C1/12C1, तो अब मैं 5/12 लिख रहा हूँ अभी। एग्जाम में भी आप ऑब्वियसली यही लिखेंगे शायद। ठीक है, 5/12 इन टू, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है अभी। काम कब पूरा होगा? जब आप पहले बैग से वो येलो बॉल निकालोगे, वहां जाके आपका वो पूरा काम कंप्लीट हुआ है। जब तक सारे जो प्रोबेबिलिटीज है उनके बीच में क्या है? एंड, AND। दूसरे बैग से पहले बैग में बॉल आई होगी, कौन से कलर की आई होगी? कुछ भी मान लो, जो आपका मन हो, मैं रेड ही मान रहा हूँ, चलो अभी सब सोचेंगे जो जो भी हो सकता है। तो रेड गई और रेड ही वापस आ गई, अपन ही अज्यूम कर रहे हैं। दूसरे बैग में रेड बॉल्स कितनी है? तो 7। अभी अभी एक गई है फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो ये 7 में से एक आ गई, और टोटल कितनी है? 15। 7 + 8 15 इन 2। फिर आपने पहले बैग से वापस एक बॉल निकाली, और अब वो येलो कलर होनी चाहिए। पहले बैग में हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? सेम टू सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। एक रेड गई और उसकी जगह वापस एक रेड आ गई, तो देयर इज नो चेंज इन द फर्स्ट बैग। स्टिल वी हैव 5 रेड एंड 7 येलो बॉल्स, और मुझे येलो निकालनी है, तो 7/12। लेकिन जरूरी थोड़ी ऐसा ही होता, या आया तो आपने फिर प्लस किया नेक्स्ट केस बनाने के लिए। फिर आपने कहा नहीं यार, ये भी हो सकता था कि पहले से रेड जाती लेकिन दूसरे बैग से येलो आ जाती, ये घटना भी घट सकती थी। तो अब इसके लिए भी सोच लेते हैं। पहले से रेड गई 5/12 इन 2, अब सेकंड बैग से येलो आ गई इनटू द फर्स्ट बैग, तो येलो कितनी है वहां पर? 8 ही है, और रेड कितनी है? 7। एक आई है अभी अभी, वो कैलकुलेशन करनी है आपको इतनी सी। तो 8/15 इन 2, इस बैग से आपको येलो निकालनी है। तो यहां पर अब थोड़ा सा चेंज हो गया, शायद एक रेड कम हो गई और उसकी जगह एक येलो ऐड हो गई, है ना? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से रेड तो 4 है और येलो 8 है ना? ऐसा ही कुछ है क्या? और आपको तो येलो निकालनी है, तो 8/8 + 4 12, 8C1/12C1। लेकिन फिर आप कहते जरूरी थोड़ी ऐसा ही होता, प्लस और ये भी तो हो सकता है कि पहले बैग से येलो कलर की बॉल जाती, किसने कहा कि रेड ही जाएगी? येलो भी तो जा सकती थी। ओके, येलो भेज देते हैं, तो 7C1/12C1। और दूसरे बैग से भी मान लीजिए वापस येलो ही आ गई, वही पहले जैसे रेड गई रेड आई, वैसे ही मैंने सोचा येलो बॉल गई और येलो बॉल ही आ गई वापस से। तो कितनी? 9/15 लिख दूं अब मैं। और फिर पहले बैग से तो येलो निकालनी है, उसमें तो कोई मुद्दा है ही नहीं। वहां पे क्या हुआ? आई थिंक देयर इज नो चेंज। तो येलो कितनी है वहां पे? 7, और टोटल कितनी है? 12। येलो जाके येलो वापस आ गई, तो कोई चेंज हुआ ही नहीं उस बैग में।
लेकिन जरूरी थोड़ी ऐसा ही होता। फिर आप कहोगे प्लस, ये भी तो हो सकता था कि पहले बैग से तो येलो जाती लेकिन सेकंड बैग से रेड आ जाती। तो फिर आपने लिखा यहाँ से तो येलो गई लेकिन यहाँ से रेड आ गई। येलो गई 7/12, यहाँ पर येलो हो गई कितनी 9, रेड कितनी है 6। आपको रेड चाहिए यानी 6/15 इंटू, और अब यहाँ से आपको येलो बॉल चाहिए और यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया शायद, यहाँ पर एक येलो गई और उसकी जगह एक रेड आ गई, यानी कि येलो बॉल हो गई यहाँ पे 6, रेड हो गई 6। आपको तो येलो बॉल चाहिए तो 6/12। और कोई केस बन सकता हो तो सोच लेना, वो भी बना देना, नहीं बनता हो तो ठीक है, तो मुझे नहीं लगता और कुछ बनता है। अब कोई और बनता है क्या? एक रेड गई, रेड आई, रेड गई, येलो आई, येलो गई, येलो आई, येलो गई, रेड आई, यही हो सकती थी सारी घटनाएं। सही है? बोलो क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा पहले बैग से रेड गई दूसरे बैग में, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/12। उसके बाद दूसरे बैग से वापस येलो बॉल आ गई, सॉरी रेड बॉल आ गई पहले बैग में। तो दूसरे बैग में रेड कितनी होगी पहले तो ये सोच लो और फिर प्रोबेबिलिटी सोच लो। तो दूसरे बैग में रेड कितनी होगी 7, और येलो कितनी है 8। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7C1/15C1, दैट इज पॉसिबल अपॉन टोटल। और इसी स्टाइल से मैंने आगे भी सोचा है कि रेड गई उसकी जगह येलो आ गई, या येलो गई उसकी जगह रेड आ गई, या येलो गई और फिर वापस येलो आ गई। यानी देयर विल बी 4 केसेस, टोटल 4 केसेस बने इसके अंदर। और फिर कैलकुलेटर चलाना है आपको एग्जाम में, और कुछ भी नहीं करना। डैम इजी कैलकुलेशन है, जो डिनोमिनेटर है वो सब में सेम रहेगा। डिनोमिनेटर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिनोमिनेटर सब में वही है, क्या 12 × 15 × 12। उसको आप मल्टीप्लाई करो, मेमोरी प्लस में रख दो। और अब न्यूमेटर की बात करते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करो, मेमोरी प्लस करते जाओ, टोटल करो, डिवाइड करो, यू नो द कैलकुलेशन। ये तो खैर कैलकुलेशन इज डैम इजी एक्चुअली। तो वो अभी नहीं करनी, चलिए। फिलहाल 7/12 किसी ने आंसर लिखा तो बाद में चेक हो जाएगा, अभी कोई खास बात नहीं। बात समझ में आ गई है? कैसे समझ में आ गए? डन। मान लीजिए मैं आपको अब ये कहता, एक बैग है, अगेन 5 रेड 6 ब्लैक बॉल्स। एक और बैग है, 7 रेड और 8 ब्लैक बॉल्स। यहां से 2 बॉल्स ट्रांसफर की गई, 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड, और फिर यहां से 2 बॉल्स निकाली गई। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल रेड कलर होगी? मैं कह रहा हूं कि पहले बैग से दूसरे बैग में 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड एट रैंडम, ऐसा लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में कई बार। एट रैंडम का मतलब क्या होता है? एट रैंडम का मतलब होता है विदाउट एनी ऑर्डर, बिना देखे, बिना कोई चीटिंग किए, आप यूं बोल सकते हो, या बिना किसी ऑर्डर के। बस आपने बैग में हाथ डाला, जो भी कलर की बॉल आई होगी वो दूसरे बैग में रख दी, दैट इज कॉल्ड एट रैंडम। मैंने एक ताश को शफल किया और आपको बोला एट रैंडम बेसिस पे एक पत्ता निकालो, दैट इज व्हाट, आप बिना देखे एक पत्ता खींच लेंगे। From the first bag to the second bag, we transfer 2 balls, and then we draw 2 balls out of the second bag. What is the probability that both the balls drawn are of the red color? हम्म। हाँ, आप केसेस बना लो, बाद में चेक कर लेंगे। केसेस भी सही बन गए तो मैं एक बार मान लूंगा कि आगे की कैलकुलेशन में आप गलती नहीं करेंगे। मेन केसेस है, उसके बाद ठीक है, कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत इजी है तो उसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। यस। ओके ज्ञानती, आपने आंसर डिलीट किया तो शायद गलत होगा, फिर वो आपने केसेस ये नहीं बनाए होंगे, कोई बात नहीं। बात अब समझ में आ गई होगी लेकिन।
मोबाइल कैलकुलेटर यूज में नहीं लेना है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर लेके आना है आपको। हाँ जी, चलिए चेक कर लेते हैं। आपने यही सोचा होगा, इससे ज्यादा समय का नहीं था ये नंबर भी। दो बॉल्स पहले बैग से दूसरे बैग में गई है, तो आप कहेंगे कि दोनों बॉल्स रेड हो सकती है, दोनों बॉल्स ब्लैक हो सकती है, एक रेड और एक ब्लैक हो सकती है। यानी टोटल तीन केसेस बनेंगे यहाँ पर, टोटल तीन केसेस बनेंगे यहाँ पे, है ना। और तीनों के लिए बात कर लेते हैं फटाफट से वन बाय वन। सबसे पहले दोनों की दोनों बॉल्स रेड कलर की जा सकती थी दूसरे बैग में, ओके, रेड कलर गई दोनों बॉल्स। तो 5C2/11C2 सॉल्व करना है, बहुत इजी है। 5C2 5 into 4/2 into 1 दैट इज इक्वल टू 10। 11C2 11 into 10/2 into 1 यानी कि 55। अब कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी एग्जाम में, आप यूज करो कैलकुलेटर चाहे माइंड, जैसा भी करना हो, कैलकुलेशन फटाफट होनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, एनसीआर के फॉर्मूले से सॉल्व करना है अपने को, एनसीआर के फॉर्मूले से कैसे करते हैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, इनटू, काम पूरा नहीं हुआ लेकिन अभी ये तो दूसरे बैग में गई है दो बॉल्स, लेकिन दूसरे बैग से दो बॉल्स और निकली है जो रेड कलर होनी चाहिए। रेड कलर की बॉल्स कितनी है दूसरे बैग में? 9। अभी अभी दो बॉल्स आई है फ्रॉम द फर्स्ट बैग, और वहां से आपको दो बॉल्स निकालनी है जो रेड कलर की होगी। 9C2 अपॉन, ओके, लेकिन जरूरी है कि ऐसा ही होता? भी आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि दोनों ब्लैक भी तो जा सकती थी, तो ठीक है, एक और या आ गया बीच में, इसलिए ये मैंने प्लस कर ही दिया। और अब मैं कहता हूं कि दोनों ब्लैक कलर की बॉल चली गई, तो आप लिखोगे शायद 6C2/11C2 इंटू दूसरे बैग से आपको दो रेड निकालनी है, और आंसर हो जाएगा आपका 7C2/17। टोटल तो 17 ही रहेगा, है ना, क्योंकि वहां पर ब्लैक बॉल्स दो बढ़ गई है, यानी 8 की जगह 10 हो गई है, एंड 7 + 10 17। लेकिन फिर आपने कहा था कि नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो सकता है प्लस कि एक रेड और एक ब्लैक चली जाए। तो अब आप क्या लिखोगे? एक रेड यानी 5C1 इंटू एक ब्लैक यानी 6C1 अपॉन, वेरी गुड, ये एक ही केस बनेगा, वो अलग अलग मत बनाना जो अपन ने कल बात करी थी, क्योंकि वो तो विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में अपन अलग अलग लिखते हैं। इनटू दूसरे बैग से तो आपको रेड निकालनी है, रेड कितनी हो गई भैया वहां पे, और ब्लैक कितनी हो गई? 9। दोनों एक एक बढ़ गई, दोनों एक एक बॉल गई अभी अभी वहां पर। तो अपने को तो रेड निकालनी है, तो 8C2/17C2। और किसी तरह से कुछ हो सकता था क्या पॉसिबल? हाँ, रेड और ब्लैक नहीं, रेड एंड ब्लैक, दोनों बॉल्स गई है, एक रेड एक ब्लैक, दोनों, बोथ एंड। जब भी बोथ ऑल इन सब में एंड ही है ना, ऑब्वियसली बोथ का मतलब क्या हुआ, ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, इट मींस व्हाट, एंड। डन डन डन, फटाफट रिप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? तनिषा, ज्ञानती, आर यू देयर? नहीं, ऐसे ही करा रहा हूँ मैं, टाइम पास कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपके लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी बाकी बहुत बड़ा चैप्टर है, ये भी अपने आप में एक चैप्टर है, मतलब एक सब्जेक्ट है। आप अगर अलग अलग बुक उठा के देखेंगे बाद में, यादव, जैन मित्तल, एसपी गुप्ता, नागर, ज्योति भटनागर, बहुत सारी बुक्स है खैर अलग अलग,
तो आपको प्रोबेबिलिटी की रेंज मिलेगी अलग अलग बुक्स में अलग अलग। बहुत सारे नंबर ऐसे मिलेंगे जो आपको मैंने कराए नहीं होंगे, आपको आते भी नहीं होंगे मे भी करना, वो अपने लेवल के नहीं होंगे, ये मान के चलेगा। अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस की वैरायटीज होती है बुक में। अपन अपने सीए फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बस सिंपल है। अपना काम उतना है कि भाई फाउंडेशन में कोई क्वेश्चन आए तो अपन कर लें, दैट्स इट। हाँ जी, ठीक है, डन। 3 बैग्स हैं, 1 2 3, अभी नहीं करना ही है, होमवर्क है, असाइनमेंट है, घर पे कर लेना, अभी कुछ भी नहीं करना। 3 बैग है, बैग 1, बैग 2 और बैग 3। नंबर ऑफ बॉल्स है 7 ब्लैक, 8 वाइट, 4 ब्लैक, 9 वाइट, 5 ब्लैक और 10 वाइट। इतनी इतनी नंबर ऑफ बॉल्स थी इसके अंदर। और यहां से एक बॉल मैंने शिफ्ट करी फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकंड, फिर मैंने एक बॉल शिफ्ट करी फ्रॉम द सेकंड टू द थर्ड, और फिर मैंने थर्ड से एक बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लैक कलर की होगी? क्वेश्चन सिंपल है, बस इसको इस डायग्राम शेप में लिख लो भी आप। इसको लैंग्वेज में नहीं लिखना आपको, ये डायग्राम बना के इस तरह से लिख लो, आप समझ जाओगे घर पे जाके कि एग्जैक्टली क्या है। तो ये रहा 3 बैग से, नंबर ऑफ बॉल बता दी मैंने आपको, ब्लैक और व्हाइट कलर है 7 8 4 9 एंड 5 10। शिफ्टिंग कैसे हुई है वो आपको बता दी मैंने। पहले बैग से दूसरे बैग में एक बॉल गई, उसके बाद दूसरे से तीसरे बैग में एक बॉल गई, और उसके बाद फाइनली मैंने तीसरे बैग से एक बॉल निकाली। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कलर की होगी? आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर, समझते हैं क्या होता है लीप ईयर? और एक होता है नॉन लीप ईयर। तो ये तो खैर सबको मालूम होता है एग्जैक्टली कि लीप ईयर किसको बोलते हैं और नॉन लीप ईयर किसको बोलते हैं। ठीक है, लीप ईयर मतलब ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं, यानी कि फरवरी 29 डेज की होती है, उसको अपन लीप ईयर बोलते हैं। और नॉन लीप ईयर मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं और फरवरी 28 डेज की होती है। क्लियर है ये तो सब कोई? तो कौन सा ईयर लीप ईयर होता है, कैसे मालूम पड़ता है? तो ऐसा ईयर जो डिविजिबल बाय 4 होता है वो लीप ईयर माना जाता है, जो डिविजिबल बाय 4 होता है। लाइक 2020 जो गया है अभी जस्ट, वो लीप ईयर था, है ना, उसमें फरवरी 29 डेज की थी, आप कैलेंडर देखेंगे तो। अब 21 जो चल रहा है, दिस इज नॉट ए लीप ईयर। 22 23 भी नहीं होगा, फिर 24 होगा, यानी हर चौथा साल लीप ईयर होता है, हर फोर्थ ईयर लीप ईयर होता है, यानी हर 3 साल बाद रिपीट होता है ये लीप ईयर। ठीक है ना, क्लियर ये बात? तो लीप ईयर क्यों होता है ऐसा रिपीट? क्योंकि आपको पता ही है कि एक साल में वैसे कितने दिन होते हैं, तो 365 सही 1/4 बोलते हैं अपन शायद। 365 1/4, तो अपन वैसे 365 बोलते हैं, वो 1/4 राउंडेड ऑफ करके अपन ने 365 बोला। वो 1/4 मतलब क्या हुआ? 6 घंटे हुआ। दैट एक 1/4 इज वॉट? दैट 1/4 इज 6 आवर्स। तो वो 6 आवर्स जो है वो 4 साल में मिलके कितने घंटे बन जाएंगे? 24 आवर्स। और 24 आवर्स का एक दिन होता है, अपने को मालूम ही है। और वो फिर फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। फरवरी में क्यों ऐड होता है उसके अलग अलग रीजन है, अभी अपन उस पर बात नहीं कर रहे, अपने सिलेबस की बात नहीं। ठीक है ना, कि वो फरवरी में ही क्यों होता है ऐड, फरवरी क्यों 28 और 29 की होती है, मार्च अप्रैल में क्यों नहीं होता, तो उसके अलग अलग लॉजिक्स होते हैं, रीजन है। अपने अभी फिलहाल मतलब की बात नहीं है, फिर भी आपको जानने की इच्छा है तो कभी एक्स्ट्रा टाइम में बता दूंगा, वरना यू कैन गूगल इट। ओके, तो ये तो बात समझ में आ गई कि लीप ईयर नॉन लीप ईयर क्या होता है, कैसे मालूम करते हैं। इट्स डैम इजी। वैसे देखा जाए तो ये जो सर्किल है, ये जो साइकिल है, फोर्थ ईयर, हर फोर्थ ईयर लीप ईयर होगा, ये कई सालों बाद चेंज हो जाएगा, इसमें गड़बड़ होगी मतलब, क्योंकि एक जो ईयर होता है उसमें 365 डेज, 6 आवर्स और प्लस कुछ सेकंड्स भी होते हैं। वो सेकंड्स मतलब बहुत मिली सेकंड्स है, वो बहुत छोटा सा टाइम है, वो बहुत छोटा। लेकिन वो छोटा सा टाइम है ना कहीं ऐड हो रहा है। आप कभी गूगल करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा, पूरा वहाँ पे एक्यूरेट डेटा मिलेगा। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली वो कितना टाइम है, पर अब वो जो साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं उनका ये कहना है कि भैया ये जो टाइम है ये ऐड हो रहा है कहीं ना कहीं, धीरे 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 धीरे, और आने वाले पता नहीं कितने हजारों सालों बाद ये सर्कल, ये साइकिल खराब हो जाएगा। और वो बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की, बहुत टाइम लगेगा उसमें। तब तक के लिए अपना ही है, उस समय फिर कोई नई चीज आ जाएगी। हाँ जी, आपके बच्चों के टाइम भी नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है ना, और उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के टाइम भी नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है। फिलहाल अपने लिए यहां तक जानना जरूरी था, तो वो बात तो क्लियर हो गई कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होता है। एक वीक में कितने डेज होते हैं मालूम है सबको? 7, श्योर। एक साल में कितने वीक्स होते हैं? हाँ जी, 52, श्योर। चलो ठीक है। अब अपने पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
a leap year selected at random will contain 53 मंडेज, या कोई भी डे ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, लोगों को इसका आंसर याद होता है कहीं को, तो 2/7 जैसा आ गया आंसर मेरे पास अभी। तो एग्जाम में भी हो सकता है क्वेश्चन आए और आपको इसका आंसर याद ही रह जाएगा, तो आप बिना सॉल्व के 2/7 को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 2/7 कैसा है उस पर बात कर लेते हैं अपन। हाँ जी, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53, कोई सा भी डे बोल सकते हो आप, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन लीप ईयर। तो ये लीप ईयर भैया आपने बोला अभी अभी मुझे, लीप ईयर का मतलब होता है सर 366 डेज। इस 366 डेज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 52 वीक्स एंड 2 डेज। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, है ना, 52 वीक्स का मतलब हो गया 52 इंटू 6 करके देख लो आप कितना आता है, 364। 364 ये हो गया, और ये 2 दिन मैंने और लिख दिए, टोटल हो गए 366, यानी कि 366 डेज। ओके, क्लियर ये बात। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर एक लीप ईयर में, ये बात तो मैंने आपको प्रूव कर दी कि 52 वीक्स होते हैं, ये तो फैक्ट है, सत्य है ये तो इसका मतलब 52 मंडेज भी होंगे क्योंकि हर एक वीक में एक मंडे होगा, है ना। ये बात तो क्लियर है एकदम, इसके लिए मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर रहा है, तो वी नो दैट दिस इज द फैक्ट। लेकिन अभी भी मुझे 53 चाहिए थे मंडेज, अपन ने तो 52 की बात करी है, यानी अभी एक मंडे के लिए मुझे और काम करना है, और मेरे हाथ में अब दिन कितने बचे, 2 दिन। अपने पास अभी 2 डेज हैं अवेलेबल, और अब मुझे वो एक मंडे देखना है, वो कैसे कैसे फंस सकता है उन 2 दिनों में। तो वो 2 दिन कैसे कैसे हो सकते हैं वो सोच लेता हूं मैं। तो वो संडे मंडे हो सकता है, वो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, वो ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, वो वेंसडे थर्सडे हो सकता है, वो थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, वो फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, वो सैटरडे संडे हो सकता है, और किसी तरह से हो सकता हो तो बताओ आप, है ना। सारे लिख दिया अपन ने, ये रहा। सैटरडे संडे के बाद वो बोलोगे संडे मंडे हो सकता है, तो वो वहीं से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है ना। ऐसे हो सकते हैं वो 2 दिन, और आपको क्या चाहिए, मंडे एक। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबल अपॉन टोटल। टोटल केसेस कितने हैं, ये रे आपने अभी अभी बनाए 7, टोटल 7 केसेस है, ये रे टोटल आउटकम्स 7। पॉसिबल कितने हैं, तो मंडे कहां कहां पे आ रहा है चेक कर लो, ये रहा मंडे और ये रहा मंडे, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 2, एंड योर आंसर इज 2/7। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन ए लीप ईयर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है और इजी भी है। सही है, तो एक लीप ईयर में कोई सा भी दिन, अब अगर मैं मंडे की जगह फ्राइडे बोलता तो भी आंसर सेम रहता, क्योंकि सारी कैलकुलेशन ये भी सेम, और फ्राइडे भी 2 है। सैटरडे बोलता तो सैटरडे भी 2 है, कोई भी दिन है, सारे 2 2 बार रिपीट हुए, तो इसलिए बिल्कुल होंगे। तो इसलिए योर आंसर विल बी 2/7, ये भी होगा ही होगा सर। ठीक है, डन, इजी। अगर नॉन लीप ईयर होता और सेम क्वेश्चन होता तो आंसर क्या हो जाता, हाँ 1/7। अगर सेम क्वेश्चन होता, बस लीप ईयर की जगह मैं लिख दूंगा नॉन लीप ईयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज एंड नॉन लीप ईयर, तो आई थिंक आपका आंसर 1/7 हो जाता। रीजन बीइंग, अब इसमें 365 डेज हैं, इसका मतलब आप कह सकते हो कि देयर आर 52 वीक्स एंड 1 डे। अब एक दिन बचा आपके पास, 52 वीक्स का मतलब हो गया कि आपके पास 52 मंडेज तो होंगे ही होंगे, भूल जाओ इसको। अब वो एक दिन बचा और आपको अभी भी एक मंडे चाहिए, 53 फिक्स होगा वहां पे। वो 53 को ना 52 पूछेगा ना 54, 53। तो अब एक दिन और एक मंडे मुझे और चाहिए, वो एक दिन क्या हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे लिख चुके अपन, तो 1/7। ठीक है, टोटल 7 केसेस हैं और मंडे ये रहा एक केस में, आंसर इज पॉसिबल अपॉन टोटल 1/7। डन, बढ़ू आगे, श्योर। तो अगर मैं बोलता आपसे कि लीप ईयर एक, अब आपके लिए ये नंबर आपको बताना है, लीप ईयर है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि लीप ईयर में 53 संडेज और मंडेज होंगे, 53 संडेज और ओ आर और मंडेज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड रैंडम विल कंटेन 53 संडेज और मंडेज, और चलो ऑप्शन दे देता हूं आपको, थोड़ा काम सही हो जाएगा आपका। हाँ जी, 49 हो गया एकदम से। हाँ जी, आंसर है 2/7, 3/7, 4/7,
और क्या बोला था आपने? 4/49। ये लो जी, 4/49। डन। हाँ, आंसर क्या होगा? ज्ञानती, तनीषा, जल्दी रिप्लाई करो यार। लीप ईयर, क्वेश्चन इज 53 संडेज और मंडेज। 4/7 आया है भाई अभी रिप्लाई सबका, और यहां पर भी 4/7 आया है, और मैं सबको 0 नंबर देता हूं। 2/7 मैं फिर से 0 नंबर देता हूं। आंसर इज 3/7। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अब एक नई चीज समझा रहा हूं आपको, प्लीज देखिएगा एक बार। नहीं नहीं नहीं, तनीषा एंड ज्ञानती, आपने भी 4/7 लिखा, कोई बात नहीं। आपको वो बात अभी शायद ध्यान भी नहीं होगी और पढ़ी भी नहीं होगी, और मैंने भी नहीं पढ़ाई, तो हो सकता है गलती हो गई हो। चलो अब चेक करते हैं, इसमें एक छोटी सी नई बात है तो उसको सीख लेते हैं। लीप ईयर, वही सारी कैलकुलेशन, 360, 52 वीक्स, 2 डेज, 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं, तो वो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड सैटरडे, संडे। ये हो सकते हो। हाँ जी, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए संडेज और मंडेज, वही 53। तो 53 में से 52 का तो काम खत्म हो गया, वो तो है ही है, 100%, भूल जाओ उसको। अब अपने पास 2 दिन बचे थे जो मैंने लिख दिया, और अभी आपको एक मंडे या संडे चाहिए। ठीक है जी, तो पहले संडे के लिए सोच लेते हैं। चलो, ये रहा संडे, ये रहा संडे। आंसर इज 2/7 प्लस, क्योंकि और आया, ये रहा ओ आर, और इसलिए प्लस करूंगा हमेशा, चाहे कैसी भी वैरायटी हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो। ठीक है ना? मंडे, ये रहा मंडे, और ये रहा मंडे। 2/7 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर तो गलत था ये, तो अब आपको दिख ही रहा है। अब हुआ क्या, इसके अंदर इंटरसेक्शन हो गया। अब एक नई चीज आ गई आपके पास। यहां पर क्या हुआ, एक केस जो है वो इंटरसेक्ट हो गया बिटवीन संडे एंड मंडे। एक केस यानी किसी एक दिन की प्रोबेबिलिटी को आपने 2 बार काउंट कर लिया, यूं समझो आप। जब आप संडे की प्रोबेबिलिटी लिख रहे थे यहां पर, तो इसमें मंडे भी इंक्लूड था। यानी आपने संडे की प्रोबेबिलिटी लिखते समय मंडे को इंक्लूड किया, और फिर ये मंडे की और लिख दी यहां पर, यानी मंडे को आपने 2 बार गिन लिया, या संडे को 2 बार गिन लिया, आपकी इच्छा हो, जैसे सोच सकते हो आप। तो आप यहां पर क्या हुआ, एक जो केस है वो कॉमन है बिटवीन संडे एंड मंडे, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा बार ऐड हो गई है। और अब मुझे बात को बैलेंस करने के लिए, सही करने के लिए, उस एक केस की प्रोबेबिलिटी को वापस लेस करना पड़ेगा। अब मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, एक चीज मैंने गलती से ऐड कर दी, मैं कैसे करूं उसको सही? तो आप कहोगे सर उसको लेस कर दो वापस, तो वही किया मैंने। उस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा ऐड हो गई थी उसको मैंने लेस कर दिया, एंड नाउ माय फाइनल आंसर इज 3/7, नॉट 4/2/7। तो 3/7 इज द राइट आंसर। इसको प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है? देखो, ऐसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए यूनियन बी। अपन प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे इसको। ए और बी, अभी मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा इसकी। ए और बी क्या है यहाँ पे? इवेंट्स है। ए और बी कोई भी नाम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टैंड फॉर संडे, बी स्टैंड फॉर मंडे, अभी आप ये मान लीजिए। तो आपको कोई भी मैं जब क्वेश्चन दूंगा तो उसके अंदर आपको मान लीजिए 2 इंफॉर्मेशन है, ए और बी, मतलब कोई भी 2 इंफॉर्मेशन है, तो एक को मैं ए अज्यूम करता हूँ और एक को बी अज्यूम कर लेता हूँ। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, ये जो साइन है, ये इसको पढ़ा जाता है यूनियन, और ये किसके लिए यूज आता है? ये आता है और प्लस एटलीस्ट, इस केस में यूज आता है। पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा आप। दिस इज यू, दिस इज कॉल्ड यूनियन, दैट इज प्रोबेबिलिटी। पी मतलब तो प्रोबेबिलिटी है ही, अपन सबको मालूम है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी फॉर ए और, ओ आर और बी। तो अपन क्या करते हैं फिर? प्रोबेबिलिटी को पी ए, प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए, और पी बी, प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट बी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं अपन। अगर ये सही है इक्वेशन, अब ये गलत नहीं है इक्वेशन, ये सही लिख दी मैंने पूरी। लेकिन अगर ए और बी में इंटरसेक्शन हो रहा हो तो फिर उसको माइनस किया जाता है, तो ये इक्वेशन थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। ए इंटरसेक्शन का साइन हो जाता है ये, उल्टा यू कर सकते हो आप, रिवर्स कर दो यू को। तो इस साइन को पढ़ा क्या जाता है? इसको पढ़ा जाता है इंटरसेक्शन। इसको ये पढ़ा जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? ऑल, बोथ, एंड, इनटू, कॉमन, जो भी आपकी इच्छा हो वो बोल सकते हो आप, ये सारे नाम लिख दिए मैंने। दैट इंटरसेक्शन इज फॉर व्हाट?
फॉर एंड, इनटू, ऑल, बोथ, कॉमन। और अब देख लीजिए इस इक्वेशन को अपन देखते हैं और वापस ऊपर आता हूं मैं, तो यही फॉलो किया क्या मैंने, प्रोबेबिलिटी फॉर ए स्टैंड फॉर संडे, प्रोबेबिलिटी फॉर संडे वॉज 2/7, यही लिखा है मैंने, देख लो। फिर प्लस था इक्वेशन में, मैंने प्लस लगाया। प्रोबेबिलिटी फॉर बी वॉज मंडे, मंडे, मंडे के लिए प्रोबेबिलिटी 2/7। फिर इसने कहा अगर कोई इंटरसेक्शन है तो लेस करो, और नहीं है तो चीज जरूरी नहीं इंटरसेक्शन हमेशा ही होगा, है तो लेस कर दो, नहीं है तो मत करो, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें है तो मैं लेस कर देता हूँ, है क्या भाई, देखता हूँ, हाँ है, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, यानी संडे और मंडे दोनों है क्या किसी केस में, हाँ ये रहा, पहली केस में है दोनों, बोथ संडे एंड मंडे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही केस है ऐसा 1, टोटल 7, लेस कर दो, दैट्स इट। क्लियर, डन, डन, तनिषा, ज्ञानती एंड ऑल ऑफ यू, ओके। हाँ, अगर मैं संडे मंडे की जगह भी सेम क्वेश्चन बोलता और मैं बोलता मंडे और फ्राइडे, तो फिर आपका जवाब सही होता 4/7। इसमें कॉमन नहीं आएगा कुछ भी, ये रहा सब अलग अलग है, ये रहा मंडे, ये रहा मंडे, ये रहा फ्राइडे, ये रहा फ्राइडे, देखो चारों अलग अलग है, कोई कॉमन नहीं है इसमें। देन योर आंसर विल बी 4/7। अगर मैं मंडे और फ्राइडे लिखता या ऐसे कुछ और लिखता, तो फिर अपन बोलते 4/7, फिर कॉमन हो जाता। चलिए बताएं जल्दी से, यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो। अभी सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर ये जो दूंगा ना मैं, ये आपको ही करने हैं। प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अपन, डोंट वरी। पर आई नो आपको बहुत कम प्रॉब्लम्स आएगी फिर, अगर ये सारी बात आपको समझ। आंसर्स मेरे पास हैं, आपको तो नहीं मिलेंगे आंसर्स, आप तो करके आना, फिर चेक कर लेंगे कोई। ये है इस तरह की, आपको मिल जाएगी ये शीट, तो इसमें मैंने ये आंसर टिक कर रखे हैं, पर आपको जो मिलेगी उसमें टिक नहीं होंगे। ये भी मैंने मैंने खुद ने किए, मतलब आंसर्स तो टिक एक बार चेक करने के लिए। तो आपको अभी नहीं दूंगा मैं, अलग से भी नहीं दूंगा, आपके मॉड्यूल में तो पीछे आंसर्स होते हैं ना, मैं दूंगा ही नहीं आपको। आप तो बस ABCD, क्योंकि चेक करने में बहुत कम समय लगेगा अपने को। अपन आएंगे, हाँ भाई आंसर 1C2BAC, तो इट विल टेक वेरी लेस टाइम। ठीक है, क्लियर। चलिए जी, तो फिर बात करते हैं आगे और। हाँ जी, एक स्टूडेंट है ए, कुछ और चीज बता रहा हूं मैं, एक नंबर 1 से बना रहा हूं अभी। एक स्टूडेंट ए है, वो किसी बुक की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5। एट रैंडम बेसिस पे उसको कोई प्रॉब्लम दी जाती है किसी बुक की, और वो उसको सॉल्व कर लेगा, प्रोबेबिलिटी 3/5 गिवन हो गई लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज होती है ना प्रोबेबिलिटी में, क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत इजी होगी। प्रोबेबिलिटी एक और स्टूडेंट है बी, वो भी किस बुक की कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको मैं दूं एट रैंडम बेसिस पे, एट रैंडम बेसिस मतलब बस ये पेज खोलूंगा और ये दे दूंगा, ये प्रॉब्लम है भैया, ये वाला नंबर करो, दिस इज कॉल्ड एट रैंडम बेसिस, है ना। अपने आपके वो प्लेयर जो होता है ना, म्यूजिकल प्लेयर्स जो होते हैं, म्यूजिक प्लेयर्स, उसमें भी होता है ना एक ऑप्शन एट रैंडम, जिसको शफल भी बोलते हैं, दैट इज, वो भी सेम है कि आप कोई लिस्ट बनाओगे और आपने एट रैंडम बेसिस को प्ले किया है, तो वो उस लिस्ट में से उसका जो मर्जी होगी वो गाना चला देगा, उस ऑर्डर में नहीं चलाएगा। दैट इज कॉल्ड एट रैंडम, यानी विदाउट एनी ऑर्डर, और उसको अपन शफल भी बोलते हैं, टास्क को जो पीसना होता है, दैट इज शफलिंग। हाँ जी, तो एक और स्टूडेंट है बी, और वो किसी प्रॉब्लम, वो भी उस बुक के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 1/3। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, ओके। और अब मेरे क्वेश्चंस हैं कि अगर इनको मैं दोनों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूं, अगर दोनों को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाए उस बुक की, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा लिख के देगा वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला नंबर हो गया, बोथ विल सॉल्व द प्रॉब्लम, बोथ विल, आपको नहीं करना है कुछ भी, बहुत इजी है, ऐसे ही समझा रहा हूं मैं भी, क्योंकि इससे रिलेटेड नंबर्स होंगे आगे। बोथ विल सॉल्व द प्रॉब्लम, बोथ विल सॉल्व मतलब ए भी सॉल्व कर ले, बी भी सॉल्व कर ले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, PA × PB, सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया, है ना, इजी। मैं कहता कि नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब हो गया ना ए सॉल्व कर पाए ना बी सॉल्व कर पाए, तो ये बार लगा देता हूं मैं दोनों पे, या डैश या सी, जो भी आप लिखना चाहो, है ना, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यही हुआ इसका मतलब। तो उसको अपन कैसे इंडिकेट करते हैं, यू नो दैट। तो PA बार PB बार, ये पूछा है मैंने आपसे, तो PA बार PB बार तो मैंने दिया ही नहीं था आपको, तो कोई बात नहीं, आपको पता है कैसे निकालते हैं। ओके, 1 - PA करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, PA बार, यानी कि कितना आ गया, 2/5, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ना आपको, तो वो तो आप निकाल लोगे खुद ही, आपको ही निकालनी होगी, क्वेश्चन नहीं देगा फिर। PB बार क्या हो जाएगा, तो 1 - PB करोगे तो PB बार आ जाएगा,
दैट इज 2/3। कैसे आया? क्योंकि वी नो दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। वो इक्वेशन काम आई है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। p आपको गिवन था, q आपने कैलकुलेट कर लिया। डन। तो बोथ विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। पी ए बार इंटू पी बी बार। किसी ने 1 माइनस भी बोला था भी, वो अपन बात करेंगे तो जाएगा, यहां 1 माइनस नहीं होगा। आप अगर कहोगे कि 1 माइनस दोनों के दोनों करें दैट इज इक्वल टू बोथ विल सॉल्व द प्रॉब्लम, या 1 माइनस दोनों के दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लें दैट इज इक्वल टू नन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये बात गलत होगी यहां पर। क्यों होगी अभी समझा दूंगा आगे। 1 माइनस यहां नहीं लगेगा, टोटल मिला के बात ये है। क्यों नहीं लगेगा अभी आपके दिखेगा आगे थोड़ा सा आपको। नंबर 3 में लिखता कि one of them will solve the problem. One of them will solve the problem. One of them will solve the problem. आंसर क्या हो जाता? तो केस क्या बनता? वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लेकिन दोनों को सॉल्व करने के लिए दी है। वन ऑफ देम का मतलब स्टूडेंट कई बार कहता है इसका मतलब सर ए सॉल्व कर लेगा या बी सॉल्व कर लेगा, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा नहीं आपको ऑप्शन में गिवन होगा 100%। रीजन उनको पता है कि स्टूडेंट ये करने वाला है और ये गलत हो जाएगा। रीजन, अगर आप कह रहे हो कि ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो आपको ये साथ में लिखना पड़ेगा कि बी सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि वो दोनों बैठे हैं और दोनों ही सॉल्व कर रहे हैं, वो दोनों काम कर रहे हैं एक समय में। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक को ही शो करोगे दूसरे को शो ही नहीं करोगे। तो वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, इट मींस व्हाट? या तो ए सॉल्व कर लेगा या बी। तो ये देख लो, ए सॉल्व कर रहा है लेकिन बी नहीं कर रहा, या ए सॉल्व नहीं कर रहा है लेकिन बी सॉल्व कर रहा है। तो ये जवाब सही होगा जो भी आता है सॉल्व करने के बाद। और कोई केस नहीं बनेगा मुझे लगता है। दोनों के दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये मत लिख देना, क्योंकि मैंने लिखा है वन ऑफ देम। वन ऑफ देम मींस ओनली वन ऑफ देम। स्लाइड हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ओनली लिखने की जरूरत नहीं है मुझे भी की। वन मींस वन, दैट्स इट, है ना। तो बोथ विल सॉल्व द प्रॉब्लम गलत हो जाएगा अगर आपने इसको ऐड कर दिया है, तो उसके लिए मैं लिखता है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ जी, क्लियर है? वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आई रिपीट, इसका मतलब ए सॉल्व कर ले या बी सॉल्व कर ले। तो अगर ए सॉल्व कर रहा है तो साथ में आप ये दिखाएंगे कि बी इज नॉट, और अगर बी सॉल्व कर रहा है तो साथ में आप ये दिखाएंगे ए इज नॉट। डन। कोई फॉर्मूला नहीं चला, इसको आप लिख जरूर, इसको आप पी ए बार से लिखो, चाहे इसको पी ए डैश से लिख सकता है क्वेश्चन के अंदर, या पी स्मॉल ए से लिख सकता है, या क्यू कैपिटल ए रखेगा, या पी ए टू द पावर सी लिखेगा। ये बात भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले। तो लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चन में। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां बाहर ही लिखा हुआ आएगा, या कुछ भी हो सकता है, मीनिंग सबका सेम है। हाँ जी, अगर मैं कहता कि नंबर 3 था नहीं, नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, पर नंबर 4 है ओनली ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओनली ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो पी ए, लेकिन वही अभी अभी बात अपने करी पी पे बात। ओनली ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम, इन दोनों को दिए मैंने सॉल्व, लेकिन मैं कह रहा हूं ए सॉल्व कर पाएगा, केवल बी नहीं कर पाएगा। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? तो सिंपल सी बात है, ए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इनटू बी नहीं कर रहा, एक ही केस बनेगा। सही। नंबर 5, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अब आप क्या करोगे? एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब या तो ए कर ले लेकिन बी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, या बी सॉल्व कर ले लेकिन ए नहीं कर पाए, या दोनों के दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। ये होगा ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम। इसका मतलब इससे ज्यादा जा सकते हो आप जहां तक आपके लिए संभव है। अपने ऊपर लेके देख लो, ये दो जनों को मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी, मैंने कहा कम से कम एक करके दिखाओ भैया। तो या तो ये करके दिखाएगा, वो नहीं दिखाएगी, या वो करके दिखाएगी, ये नहीं करके दिखाएगा, या दोनों के दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करके डन। और यहां पर अब आप काम कर सकते हो एग्जाम में क्या, कि 1 माइनस दोनों के दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, दैट इज इक्वल टू कम से कम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। यहां पर अब अपन करेंगे, अगर आप वो 1 माइनस करते तो आपका आंसर ये आता, वो नहीं आता जो पहले सोच रहे थे। अगर आपने ये किया कि 1 माइनस बोथ विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट मीन्स व्हाट? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। क्यों हुआ ऐसा? तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर दो जनों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाए तो टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, परिणाम, नतीजे, रिजल्ट कितने हो सकते हैं? तो या तो दोनों के दोनों सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, या एक करेगा एक नहीं करेगा, या ये नहीं करेगा ये करेगा, या फिर दोनों के दोनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई पांचवा हो तो आप बना के बताओ जरा मुझे। दो जनों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी, कितनी सिचुएशंस हो सकती थी पॉसिबल? ये नहीं चार।
हाँ, ये सब लिख दिया मैंने इसमें। अब इन सब की प्रोबेबिलिटीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लो। फिर इन प्रोबेबिलिटीज का मैं सम करता हूँ, तो वो आपको एक मिलेगा, ये आपको मालूम है। प्रोबेबिलिटी का सम एक ही होता है, अगर नहीं हो रहा है तो आपने गलती की है कहीं। ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि कम से कम एक प्रॉब्लम सॉल्व करे। कम से कम एक का मतलब क्या हुआ कि आपने या तो ये करे, या तो ये करे, या तो दोनों के दोनों करे। आपने इन तीनों को कैलकुलेट करके ऐड किया। मैंने कहा एक काम करो, वन में से ये एक ही कैलकुलेट करके इसको लेस कर दो, बचा हुआ इसका टोटल होगा। दिस इज द लॉजिक। ये रहा। तो वो वन माइनस इसलिए यहां हुआ है। वन माइनस पी ए पी बी नहीं, वन माइनस पी ए बार पी बी बार। वन माइनस बोथ विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस इज इक्वल टू वॉट? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। डन 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 डन, ऑल ऑफ यू श्योर? तो अगला नंबर आप बता दोगे मुझे? यस, व्हाट अबाउट यू? सॉल्व। नंबर क्लियर है ये? क्योंकि नेक्स्ट नंबर फिर आपके लिए आने वाला है, तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि ये ए बी वाली बात आपको समझ में आ गई है। तो फिर ए बी सी वाली बात मैं आपसे पूछ लेता हूं। जल्दी से एक बार मेरे को अंगूठा दिखाएंगे, मतलब अंगूठा मतलब वो चिढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए, थम्स अप। इसके भी दो मीनिंग होते हैं ना, क्योंकि नहीं ये तो हो गया कि नहीं, ये चिढ़ाने वाला, ये ये भी चाहिए। हम्म, होता ना, अपन पूछ देख मुझे। ऐसे मुंह से आवाज आती कुछ ऐसे एकदम। ठीक है ना? और जब देनी तो या क्यों नहीं, यस ब्रो। और उसमें तो ओके, तीन स्टूडेंट्स थे। और एंथनी, अमर, अकबर और एंथनी। AMACAN। ठीक है जी। अमर, अकबर, 9। ठीक है जी, ये तीनों सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम। जैसे नहीं करने की तो देख लेना, जरूरत पड़े तो आप कैलकुलेट कर लोगे वन माइनस। क्वेश्चन नंबर वन, ऑल ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर टू, नन ऑफ देम। नंबर थ्री, वन ऑफ देम। नंबर फोर, टू ऑफ देम। नंबर फाइव, at least two of them. and and number six, at least one of them। सबके जवाब दे दो फटाफट से। यार ये मेरे को ऐसा आता नहीं, इसको ये देख लो जो भी है। अरे पहले पहला तो कर लो यार। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, वन ऑफ देम, टू ऑफ देम, एटलीस्ट टू ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम। आप पहला करो भी, मैं बोल दूंगा आगे। और नाम एबीसी मत करना, वरना मैं नंबर नहीं दूंगा। नाम अमर, अकबर, एंथनी रहेंगे, ध्यान रखना। AM, AK और AN। एबीसी मत लिखना। अच्छा मजाक था ये तो यार। तुम्हारी इच्छा हो जो लिख लो, मेरे को तो 1 2 3 4 के आंसर चाहिए लास्ट।
फोर्थ है टू ऑफ देम. Question number 4 is two of them will solve the problem. आंसर्स मैसेज करते जाइए ज्ञानती तनीषा, वन बाय वन ही, जो भी नहीं एक साथ देना है मुझे आपको. क्वेश्चन नंबर 1 आंसर आप मेरे को भेज दीजिए. नम नहीं, सिर्फ ज्ञानती तनीषा से बोला मैंने, आप लोग तो कर लीजिए सॉल्व. आंसर भेजिए जो जो भी हो गए, ज्ञानती एंड तनीषा प्लीज. टू ऑफ देम के बाद नंबर 5 वॉज एटलीस्ट टू ऑफ देम. ओके, टाइम अप. चलो देख लेते जल्दी से. ऑल ऑफ देम में आपने करा ए इंटू बी इंटू सी, है ना, ए बी सी बोल रहा हूं मैं अब. ए एम ए के ए एन बहुत बड़ा हो जाता है यार. ठीक है, तो पहले में आपने करा ए इंटू बी इंटू सी, जो भी आएगा. फिर दूसरे में आपने क्या करा, ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार. केसेस चेक कर लेते हैं एक बार बस, बाकी तो फिर आपने वैल्यूज रखी और उसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया है तो अपन मानते हैं उसमें गलती नहीं होगी, है ना, ऑब्वियसली. दूसरे में नन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार. श्योर, वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम. तो इसमें आपने लिखा ए सॉल्व कर ले लेकिन बी सी नहीं कर पाए, या फिर ए बी सॉल्व कर ले लेकिन ए और सी नहीं कर पाए, या फिर सी सॉल्व कर ले लेकिन ए और बी नहीं कर पाए. यही लिखा था क्या? पक्का? वन ऑफ देम, वन मीन्स ओनली वन ऑब्वियसली. डन. टू ऑफ देम में क्या लिखा था आपने? लिखा दो करने चाहिए, तो दो मतलब या तो ए भी कर लेंगे या बी सी या ए सी, ऐसे कुछ सोचोगे आप. तो ये रहा, ए बी सॉल्व कर ले लेकिन सी नहीं कर पा रहा है, साथ में ये लिखना पड़ेगा आपको. या फिर बी और सी सॉल्व कर ले लेकिन ए नहीं कर पा रहा, या फिर ए और सी सॉल्व कर ले लेकिन बी नहीं कर पा रहा. दैट्स इट. टू, टू, दैट इज ओनली टू. फिर मैंने लिखा एटलीस्ट टू, तो एटलीस्ट टू में ये वाले तीन केसेस तो आ ही गए.
इसके साथ एक केस और आ गया कि तीनों के तीनों भी तो सॉल्व कर लेंगे। एटलीस्ट टू में फिर आपने ये लिखा होगा, इसमें भी कोई वन माइनस नहीं करना आपको, बस यही है। एटलीस्ट टू का मतलब कम से कम दो, यानी या तो ए बी या तो बी सी या तो ए सी या उससे ज्यादा ए बी सी भी तो सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट टू ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट टू का मतलब कम से कम दो सॉल्व करनी चाहिए। ये तीन जनों को मैंने प्रॉब्लम दी है, इन तीन को आगे जो बैठे हैं। अब इनमें से कम दो कौन कौन हो सकते हैं बताओ? ये दो, वो दो और ये दो। लेकिन तीनों के तीनों भी तो कर सकते हैं। कम से कम लिखा है मैंने, दैट इज ए बी या बी सी या फिर ए सी या फिर ए बी सी। तो ये एक केस और ऐड हो गया इसके अंदर, सही है ना? और फिर एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो देखो इसका जवाब या तो ये रहा कि कम से कम एक का मतलब या तो ए कर ले या बी कर ले या सी, या उससे ज्यादा दो भी कर सकते हैं, ए बी या बी सी या ए सी, या उससे ज्यादा तीन भी कर सकते हैं। लेकिन इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। इसको आप क्या करोगे, वन माइनस तीनों के तीनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दैट इज इक्वल टू एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। वही वाली बात होगी, सारे केसेस जो बनते उसमें ये एक केस रह गया था, बाकी अपन ने लिखी थी ऊपर 7 केसेस। कम से कम एक सॉल्व करेगा, एक नहीं, कम से कम एक सॉल्व करेगा। नहीं, एटलीस्ट टू में नहीं करेंगे, एटलीस्ट वन में होगा। केवल वन माइनस जो होगा वो एटलीस्ट वन में होगा। डन? श्योर? ये केसेस बनेंगे जो अपन ने लिखे थे, ए बी बी सी ए सी आई प्लस वो तीनों के तीनों। बिल्कुल। हाँ जी बोलिए, कोई डाउट? पक्का? ये जो था ना एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको एग्जाम में। जो ही नहीं कि मैं एटलीस्ट वन लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। बात नहीं करेंगे, आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, केसेस इंपॉर्टेंट है। आपने केस सही बना लिए तो आंसर्स आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपको करना है क्या वो आपको भी दिख रहा है। 3/7 2/7 इनको मल्टीप्लाई करना है, वो बहुत बड़ा काम नहीं है कुछ, है ना? तो अभी आपको केसेस चेक करना है। आपने केसेस यही बनाए थे ना, क्योंकि केसेस सही होंगे तभी तो आंसर सही होगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम जब भी आए तो आप ये कर सकते हो, वन माइनस ऑल ऑफ देम विल नॉट सॉल्व। कोई से भी केस में जब भी मैं एटलीस्ट वन बोलूं तो आप ये कर सकते हो, वन माइनस ऑल ऑफ देम विल नॉट डू और नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अब कैसे हुआ वो अभी आप समझा दूंगा, पहले ये देख लो कि एटलीस्ट वन को मैं एग्जाम में ऐसे भी लिख सकता था, मैं जो ही नहीं एटलीस्ट वन लिखूंगा। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है आपके कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। मैंने उन तीन जनों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी, एंड माय क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब प्रॉब्लम कब होगी आप बताओ? तो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, जब उनमें से कोई एक करके दे देगा मुझे, बाकी दो नहीं कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरे लिए। या कोई दो करके दे दें, एक नहीं कर पाए तो भी हो गई, और या तीनों की तीनों करके। कहने का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो को ज्यादातर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, जो भी नहीं वो एटलीस्ट वन लिखे साफ। ओके, तो हर्ष क्लियर है? एटलीस्ट वन में वन माइनस क्यों, क्या पक्का? क्योंकि अपने पास तीन जने थे, टोटल केसेस कितने हो सकते थे कि ए बी सी, तीनों में से एक भी सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर तीनों ही सॉल्व कर लें, या फिर कोई एक सॉल्व करे, जैसे कि ए ने कर दिया, या फिर बी ने सॉल्व कर दिया, या फिर सी ने सॉल्व कर दिया, या फिर कोई दो सॉल्व करें, जैसे कि ए बी ने सॉल्व कर दिया, या बी सी ने सॉल्व कर दिया, या ए सी ने सॉल्व कर दिया। ये टोटल केसेस बनते हैं आपके पास, इसके अलावा कोई नया केस नहीं था। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी लिख के आप सम करोगे तो आपको वन मिलेगा। फिर मैंने आपसे एटलीस्ट वन का मतलब मैंने आपसे यहां से यहां तक का पूछा, तो आपने या तो ये कैलकुलेट करो इतना, या फिर आप वन में से सिर्फ ये एक केस कैलकुलेट करके, तो आपको टाइम बताओ किसमें कम लगेगा। आप बोलो जी, यहाँ में कोई डाउट यहां तक में? नहीं? ऐसे नंबर्स काफी सारे होंगे आपके मॉड्यूल में और सब जगह भी मैं दूंगा आपको। अब अभी अपनी क्लास खत्म नहीं हुई है, कर दे क्या खत्म यार? 11 नहीं ज्यादा। मैं पढ़ाता रहूं? आप पढ़ोगे नहीं और मैं पढ़ाता रहूं? ओके देन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
इसको बंद कर देना।